जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं नईम चिश्ती फ़ेसबुक लाइव सेशन के साथ एक दफ़ा फिर आपके साथ हाज़िर हैं। और आज हमारे जो मेहमान हैं उनका नाम है प्रोफ़ेसर असद सलीम शेख साहब। इनका तारुफ़ जो है वो काफ़ी लंबा तारुफ़ है, लेकिन मुख़्तसर तारुफ़ मैं करवाए देता हूँ इनका कि असद सलीम शेख साहब जो हैं वो तारीख़दान हैं, सवाना निगार हैं, सफ़रनामा नवीस हैं, माहिर तालीम हैं और दर्जनों किताबें जो हैं वो लिख चुके हैं। किताबों की भी इनकी मैं देख रहा था एक लंबी फ़हरिस्त है जो माशाल्लाह इन्होंने लिखी हैं। और इस वक़्त वो प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज पिंडी भटिया में अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। बहुत सारे इन्हें अदबी खिदमात के हवाले से बहुत सारे अवार्ड्स भी ये हासिल कर चुके हैं और हमारी खुशकिस्मती है कि आज हमारे साथ हैं असद सलीम शेख साहब। सर, हम आपके शुक्रगुज़ार हैं कि आपने हमें वक़्त दिया है और हमें बहुत खुशी है सर। जी, बहुत शुक्रिया आपका जी। सर, आपसे मैं आपका इंटरव्यू इंटरनेट पे भी देख रहा था। तो बहुत सारी बातें आप वहाँ शेयर कर रहे थे, तो मैं भी चाहता हूँ कि मेरे जो दोस्त हैं, जो देखने वाले हैं, उनके साथ भी आप अपनी बातें शेयर करें और देखने वालों से मैं ये गुज़ारिश करता चलूँ कि अगर आप कोई बात करना चाहें, तो आपके कमेंट्स भी हम लेंगे और आपके कमेंट्स जो हैं वो स्क्रीन पे हम दिखाएँगे भी और कोशिश करेंगे कि असद सलीम शेख साहब से आप जो पूछेंगे, जो बात करेंगे, वो बात उन तक भी पहुँचाएँ। तो असद सलीम साहब, ये लिखने-लिखाने का एक लंबा सफ़र है आपका, माशाअल्लाह। बहुत सारी किताबें आपने लिखी हैं और वो मुख्तलिफ असनाफ़ में आपने लिखी हैं। तो ये लिखने-लिखाने का जो शौक है, ये कब से शौक पैदा हुआ, ये शौक कैसे पैदा हुआ और कब से आप ये लिख रहे हैं? बहुत शुक्रिया अहमद नदीम चिश्ती साहब, आपका तो सबसे पहले कि आपने मुझे लाइव लिया और जी, आपकी जो हल्का या बाब है, उनसे इंटरैक्शन का मुझे मौका मिल रहा है। जहाँ तक मेरे लिखने-लिखाने की शुरुआत का ताल्लुक है, तो मुझे याद है कि मैं अभी 9वीं जमात में था, स्कूल में पढ़ता था। 1976 की बात है ये, कि मेरी पहली कहानी उस वक़्त के बच्चों के अखबार में शरारत की सज़ा के उन्वान से वो शाया हो गई थी। तो इस एतबार से मेरा जो ये सफ़र है, ये बहुत अर्ली स्टेज पे शुरू हुआ था। अब इसके पस-ए-मंज़र में बात क्या थी कि ये शौक मुझे कैसे और कहाँ से मिला? मैं आपको बताता चलूँ कि मैं जिस घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ, वो बेशक एक तिजारत पेशा घराना है। लेकिन मेरे जो ग्रैंडफ़ादर के फ़ादर यानी मेरे परदादा शेख फ़ज़ल दीन उनका नाम था। तो म मेरे पास उनकी अभी भी कुछ शायरी की तहरीरें मौजूद है जो उनके अपने हाथ से लिखी हुई थीं। 1930 और 40 के अरसे के दौरान मैंने देखा कि वो शायरी करते थे, पंजाबी ज़ुबान में भी और उर्दू में भी। उनकी कुछ 40-50 सफ़े की शायरी के क सफ़हात मेरे पास अभी तक महफ़ूज़ हैं। फिर जो मेरे ग्रैंडफ़ादर थे, दादाजी, वो तबीब भी थे और वो पंजाबी ज़ुबान में शायरी भी कर लेते थे। इसी तरह से मेरे एक अंकल थे, असगर मंशा मरहूम, उनकी शनाख्त तो बाकायदा इस इलाके के अंदर एक शायर की हैसियत से थी। मोहम्मद असगर मंशा उनका नाम था। तो मुझे घर में कुछ ऐसा माहौल दस्तयाब था। अखबारात 2-3 रोज़ाना हमारे घर में आते थे, नवाए वक़्त आता था, इमरोज़ भी था, कभी-कभी वफ़ाक भी पढ़ने को मिल जाता था। तो बच्चों के सफ़े को मैं बड़ी दिलचस्पी के साथ पढ़ता था। अब पहली शुरू-शुरू में कहानियाँ जो मैंने लिखनी शुरू की वो कैसे? कि ज़ाहिर है कि एक बच्चा 9वीं जमात का उसको कोई आमद तो नहीं हो सकती। तो मेरे दादाजी मुझे कई कहानियाँ वो सुनाया करते थे। एक दफ़ा मैंने क्या किया कि उनकी एक सुनाई हुई कहानी को अपने अंदाज़ में, अपने अल्फ़ाज़ में उसको लिखा और अखबार में छपने के लिए भिजवा दिया। तो वो अखबार में छप गई। जब अखबार में छपी, तो वो ज़ाहिर है कि ही इज़ फर्स्ट फ्लाइट आपको पहली क चीज़ आपकी जो बचपन में एक छपती है उस ज़माने में, तो आपको बड़ा एक इनिशिएटिव मिलता है। तो इस तरह से ये जो लिखने-लिखाने का सिलसिला था, वो इंतहाई अर्ली स्टेज पे हो गया था मेरे लिए। जी, माशाल्लाह, इसका मतलब है कि ख़ानदानी रिवायत है लिखने-लिखाने की कि मतलब आपके बुज़ुर्ग जो हैं वो लिखते रहे, शायरी करते रहे। फिर आपने माशाल्लाह इसको एक अरूज तक पहुँचाया है और माशाल्लाह अभी आपका कलम जो है वो काफ़ी प्रोलिफिक राइटर हैं आप। काफ़ी किताबें जी, जी। मैंने देखा है कि वो अभी आने वाली हैं, शाया होने वाली हैं। बहुत अच्छा शुक्रिया। सर, एक बहुत बहुत आम पूछा जाने वाला एक क्वेश्चन है कि ख़ास तौर पे जो नए लिखने वाले हैं, जो लिखना चाहते हैं और उनकी ख़्वाहिश है, कुछ वो लिखते भी हैं लेकिन वो अच्छा नहीं लिख पाते हैं। और वो बहुत सारे राइटर्स को पढ़ते हैं और उनकी ख्वाहिश होती है कि हम अच्छा लिख सकें। तो आप जी, चूँकि जी। माशाल्लाह आपको काफ़ी पढ़ा भी जाता है, आपने इतनी किताबें लिखी हैं। तो अगर मैं ये क्वेश्चन आपसे पूछूँ कि अच्छा लिखने के लिए क्या ज़रूरी है? यानी कैसे हम अच्छा लिख सकते हैं? क्या रिसर्च ज़रूरी है?
बहुत सारी किताबें पढ़नी चाहिए, असलूब अच्छा होना चाहिए, या कुछ और ऐसी चीज है जिससे आपकी राइटिंग जो है वो अच्छी हो सकती है और लोग उसे शौक से पढ़ेंगे? बहुत ही आपने दिलचस्प किस्म का सवाल किया है। मैं समझता हूँ कि ये एक सवाल, इसके कई ज़ाविये हैं। पहली बात तो जी। ये है कि आप क्या लिखते हैं? आप क्या लिखना चाह रहे हैं? क्योंकि तहकीक एक अलग मैदान है। अब तहकीक में भी बहुत सारे पहलू हैं कि आप क्या सोशल स्टडी के मैदान में लिखना चाहते हैं, आप तारीख के मैदान में लिखना चाहते हैं, आप उर्दू अदब के मैदान में लिखना चाहते हैं, आप सोशल स्टडीज़ के हवाले से काम करना चाहते हैं। तो हर एक शोबा के तहकीक के ज़ाविये भी अलग हैं और तकाज़े भी अलग हैं। इसी तरह से अगर आप बहैसियत सफ़रनामा निगार हैं, अगर उस सफ़रनामा निगारी करना चाहते हैं, आप सवानियाँ लिखना चाहते हैं, अपनी याददाश्तों को मुरत्तब करना चाहते हैं, तो इनके पैरामीटर्स, इनके मायारात वो डिफरेंट होंगे। अब होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए, वैसे तो ये मैं एक बात यहाँ पे कर दूँ कि हमारे बहुत सारे नए लिखारी, नए लिखने वाले जुस्तजू रखते हैं, शौक रखते हैं लिखने का, और हमें उनको एप्रिशिएट करना चाहिए, उनको एनकरेज करना चाहिए, उनकी रहनुमाई करनी चाहिए। लेकिन एक मसला ये है नए लिखारियों और यंगस्टर्स के अंदर कि वो रातों-रात लिखारी बनना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आज शेर कहा और कल को उनका मजमूआ कलाम छप जाए। अच्छा, अब मैं आपको अपनी एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि मेरी जो पहली किताब छपी, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किताब लिखना कोई आसान नहीं होता। अब मैं बुनियादी तौर पर रिसर्च का आदमी हूँ। मैं सोशल स्टडीज़ में रिसर्च का आदमी हूँ। अदब के मिलान थोड़ा-सा रफ्ता-रफ्ता मेरे अंदर आया और अदब के हवाले से मैंने अब तक जो 3 सफ़रनामे मेरे जो हैं, वो आए। तो अदब के हवाले से मेरी सफ़रनामा निगारी है, अदरवाइज़ मैं कोई कहानी नवीस, अफ़साना नवीस या नावल निगारी वो करने वाला शख्स नहीं हूँ, मेरा फ़ील्ड नहीं है वो। क्योंकि बुनियादी तौर पर मेरा सब्जेक्ट ही सोशल साइंसेज़ है, यानी पॉलिटिकल साइंस का आदमी हूँ मैं। अब जी। मेरी पहली किताब कौन-सी थी? मेरी पहली किताब थी अफ़गान मुहाजिरीन। ये मेरा बुनियादी तौर पर एमए लेवल का थीसिस था, एमए लेवल का थीसिस था। अब उस ज़माने में, ये 1985 की बात कर रहा हूँ, मोटरवे नहीं था, मोबाइल्स नहीं था, इंटरनेट नहीं था, घर से लगे-बंधे पैसे मिलते थे, इतने ज़्यादा पैसे जितने आजकल के बच्चों को अपने वालिदैन से मिल जाते हैं ना, उस ज़माने में हमें नहीं मिलते थे। अब इन तमाम महदूद वसाइल के अंदर रहकर मैंने रिसर्च की। अब आप सोच लें कि एक तालिब-इल्म यूनिवर्सिटी का वो कहाँ गया? वो पेशावर गया, कच्चा गढ़ी, नासरगढ़ी, तोरखम बॉर्डर, इन इलाकों पर जाकर अफ़गान महाजिर ख़ैमा बस्तियों में रहा। वहाँ जाकर उस वक़्त के गवर्नर जो नेक्स्ट टू जनरल ज़ियाउल हक थे, जनरल फ़ज़ल हक, उनसे इंटरव्यू के लिए वक़्त माँग रहा हूँ, महीना-महीना इंतज़ार कर रहा हूँ। काज़ी हुसैन अहमद मरहूम, वो चूँकि रिलेट करते थे इससे, इससे उनका ताल्लुक था इस शोबे के साथ, इस फ़ील्ड के साथ, अफ़गान महाजिरीन के हवाले से, उनसे इंटरव्यू किया मैंने। तो ये एक बड़ी मगज़मारी करनी पड़ती है। तो गोया मुशाहिदे के साथ आपका आपका मुतालिया, वुसअत नज़र, ये 3-4 चीज़ें इकट्ठी होती हैं, तो आप लिखने के काबिल होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि 2-4 किताबें पढ़ लीं, उसी असलूब को अपनाकर आपने कुछ लिखना शुरू कर दिया, तो वो फिर लिखारी नहीं बन पाएँगे। एक और चीज़ है, कुछ असनाफ़ ऐसी हैं कि जिसमें आप किताबें बेशक लाख पढ़ लें, तो शायद फ़र्क ना पड़े। वो खुदादा सलाहियत होती है। अब शायरी लिखने से नहीं होती, वो आमद है ये आमद है। तो ये लेकिन बहरहाल मुतालिया, तहकीक, मुशाहिदा, ये सारी चीज़ें मिलकर ही एक लिखारी को सही उसके मयार पर पहुँचाने में मुआवन साबित हो सकती हैं। जी सर, जिस तरह आपने फरमाया कि इसमें काफ़ी मेहनत लगती है, आपने अपनी मिसाल भी दी कि किस तरह से आप मतलब आप गए वहाँ पर मुशाहिदा किया, लोगों से मिले, इंटरव्यूज़ किए। तो इसके पीछे एक लगन है, एक मेहनत है, वो तो ज़रूर इसमें शामिल रहती है। अगर हम सफ़रनामा निगारी के हवाले से बात करें, आपने सफ़रनामे भी लिखे हैं, तो सफ़रनामा को दिलचस्प बनाने के लिए ऑब्वियसली ये बात तो बेहद ज़रूरी है कि आपको सफ़र तो करना पड़ेगा, ज़ाहिर है कि जिसके बारे में आप लिख रहे हैं। तो लेकिन अगर सफ़रनामा को दिलचस्प बनाना है कि लोग उसको पढ़ें, लोगों के लिए उसमें बहुत कुछ हो कि या अगर मैं क्वेश्चन को इस तरह से मोल्ड करूँ कि लोग क्यों पढ़ें आपका सफ़रनामा? तो उसमें ऐसी क्या चीज़ हुँ। होनी चाहिए सफ़रनामा में? अच्छा, मैं चिची साहब आपको एक बात बताऊँ कि मैंने अपना पहला सफ़रनामा जब लिखा, मेरा पहला सफ़रनामा था घूम लिया पाकिस्तान।
उस सफरनामा लिखने से पहले मैंने और किसी का सफरनामा बिल्कुल नहीं पढ़ा था। ठीक हो गया। अच्छा, उसकी वजह ये थी कि मैं ये चाह रहा था कि मैं वो पूरा पाकिस्तान मैंने घूमा। हुआ ये था कि 1987 में मेरी सिलेक्शन हुई। एक प्रोग्राम था फेडरल गवर्नमेंट का, यूथ इंटर प्रोविंशियल प्रोग्राम, एक्सचेंज प्रोग्राम। उस वक़्त पाकिस्तान के कुछ हालात ऐसे थे, सिंध के अंदर, इंटीरियर सिंध के अंदर बड़ी डिसइंटीग्रेशन थी मुल्क के अंदर। तो फेडरल गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम दिया कि यूथ को और बाकी दूसरे ग्रुप्स को एक दूसरे जो सूबे हैं उनके साथ इंटरेक्ट किया जाए, इनका आपस में मेल-जोल किया जाए। चुनाचे चारों सूबों के यूथ को, मैं उस वक़्त नौजवान था, एट दैट टाइम आई वाज़ यूथ, तो मेरी नुमाइंदगी पंजाब की तरफ से वो हुई थी। तो वो 40 का डेलीगेट था, तो पूरे पाकिस्तान का 4000 मील का सफ़र हमने किया। चारों वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई, चारों गवर्नर से मुलाकातें करवाई गईं। ऐसी-ऐसी जगहों पे हमें ले जाया गया कि जो नॉर्मली शायद हमारे लिए जाना मुश्किल होता है। जैसे किला अटक था, गवर्नर हाउस चारों सूबों के थे, तो इस तरह से हिस्टोरिकल प्लेसेस भी हमने देखी। अच्छा, वो सारी रुदात जो मैंने अपने आँखों से देखी, जो मैंने अपने कल्ब से फ़ील की, जो मुझे लगा और सारे इकट्ठे रहे, उसके ऊपर मबनी वो मेरा सफ़रनामा घूम लिया पाकिस्तान तश्कील पाया। अब जी कुछ चीज़ें आपका सवाल कि वो क्यों पढ़ा जाए? उसमें देखें, एक तो अपना आपका मुशाहिदा होता है। अब मुशाहिदे में तो कई सफ़रनामे फिर बाद में मुझे पढ़ने का मौका मिला कि हमने ये रोटी खाई, हमने ये सालन खाया, ये पका हुआ था, ये नहीं पका हुआ था, मिर्चें ज़्यादा थीं, ये ऑमलेट था। इस तरह की बातें चलें, ये आपकी अपनी ज़ाती विश के मुताबिक आ जाती हैं बाज़ औक़ात। होना क्या चाहिए कि मैं समझता हूँ कि वो सफ़रनामा नहीं है। अगर आपने जिस जगह के बारे में लिखा, उस जगह की सकाफ़त, उस जगह के लोगों के तर्ज़ अमल, उस लो वहाँ के लोगों की लैंग्वेज और लोगों के ख़यालात को अगर आप ऑब्ज़र्व नहीं कर पाते और अगर ऑब्ज़र्व कर लिया आपने और उनको अपने लफ्ज़ों में नहीं ढाल पाते, जब तक वो सफ़रनामा नहीं कहला सकता। वो पूरी एक तारीख़ होती है जिससे आपने अपने रीडर्स को आगाह करना है। तो बाकी ये जो रुदाद होती है, वो उसको सफ़रनामा कहना फिर शायद मुनासिब नहीं है। वो तो रुदाद है कि आप इतने बजे सोए, इतने बजे उठे, ये गाना सुना, ये म्यूज़िक सुना, फलाँ लड़की को देखा, फलाँ अच्छी लग रही थी, इतनी बालों वाली। ये चाशनी ज़रूर साथ-साथ चलनी चाहिए, लेकिन वहाँ की तारीख़, वहाँ की सकाफ़त, वो सब कुछ साथ-साथ हो और कुछ मज़ाह भी चले, ताकि लोगों का इंटरेस्ट भी रहे। अब मज़ाह के हवाले से कुछ चीज़ें मैनेज करके आपको उसके अंदर शामिल करनी होती हैं कि एक कोई जगह है, कोई वाक़या है, तो उसको आप रेलेवेंसी उसके साथ तदबीक देकर उसको वहाँ एडजस्ट करें, तो मैं समझता हूँ कि वो एक दिलचस्पी का अंसर भी उसके अंदर पैदा हो जाता है। जी, बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी बात की सर कि सफ़रनामा जो है वो सिर्फ़ आपकी एक राइटर जो है उसकी ज़ाती एक रुदाद नहीं है, एक ज़ाती कहानी नहीं है। किसी को कोई इतनी दिलचस्पी नहीं होगी कि उस बंदे की बिल्कुल, ज़ाती कहानी को वो पढ़े। अगर उसमें वहाँ की जगहों की रवायात नहीं है, वहाँ का कल्चर नहीं दिखाया गया है और अगर ये सारी चीज़ें जो आपने बताई हैं, अगर ये सारी चीज़ें शामिल होंगी तो फिर एक आला सफ़रनामा जिसको आने वाली नस्लों तक पढ़ा जाएगा, वो तख़लीक़ हो जी। पाता है। जिस तरह बहुत सारी मैं अच्छी आपको एक जर्नैली सड़क मैं है और बहुत सारे अच्छी जी। किताबें भी तख्लीक हुई हैं। अच्छा, बाज़ बातें बड़ी छोटी होती हैं। मैं एक मिसाल देना चाह रहा हूँ। जी, पिछले दिनों जी, ये 2 साल या 1 साल पहले की बात है। हम गए, कुछ दोस्त थे मेरे साथ, रावलाकोट गए। तो ये इलाका मेरे लिए बड़ा फ़ेवरेट है। सुदन गली, लसटन्ना, धीरकोट, ये डिस्ट्रिक्ट बाग के इलाके हैं। अच्छा, हम बाग जी, शहर के अंदर, हम एक वहाँ के सेशन जज थे, मेरे साथ एक दोस्त हैं हमारे एडिशनल सेशन मलक तनवीर साहब, तो वो हमारे साथ थे। हुँ, तो उनके आगे वो दोस्त थे, उन्होंने हमें लंच पे बुलाया हुआ था। अब लंच पे बुलाया हुआ था, तो उन्होंने कहा, स्पेशली कहा कि जनाब आप ये चटनी ज़रूर साथ इस्तेमाल कीजिएगा, इससे आप जितना मर्ज़ी खाएँगे हज़म आप कर जाएँगे। मैंने कहा जी इस चटनी में क्या ख़ुसूसियत है? वो कहने लगे ये जो नाला चल रहा है बाग के दरमियान, नाला माहल जो है, उसके इर्द-गिर्द जी। ये खुदरो पौधा है जिसको बबरी कहते हैं। उसकी टहनियों से हाँ, हाँ। निकाल कर ये चटनी बनती है, तो ये आपके लिए बड़ी मुफ़ीद है। अब ये देखिए ये एक नई चीज़ थी। ये नई नई चीज़ चीज़। थी। हाँ, बिल्कुल। तो ये हाँ, इस तरह बिल्कुल। की चीज़ें अगर आपको मिलें, तो बारीकी में जाकर भी इनसे आगाह करना क़ारीन के लिए ज़रूरी है। जी, बिल्कुल। अच्छा सर अगला क्वेश्चन ये मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने माशाल्लाह तहकीकी काम किया बहुत सारा। आपने तारीख़ की किताबें लिखी हैं, सफ़रनामे भी लिखे हैं, तहकीक की है। तो सफ़रनामा आप कह रहे हैं कि कुछ मतलब उसमें अगर आप कर लें, कुछ फ़िक्शन के करीब भी कुछ चीज़ें आप कह सकते हैं किसी हद तक।
तो कौन सी ऐसी सिन्फ है जो आपके दिल के बहुत करीब है, यानी जिसमें आप बहुत कंफर्टेबल हैं, या आप चाहते हैं कि ये इस सिन्फ में आप मजीद काम करना चाहते हैं? इन अगर तारीख, सफरनामा और तहकीक में कौन सी सिन्फ आपके दिल के ज्यादा करीब है जिसमें आप काम करना चाहते हैं? और ये देखें, दोनों चीजें अलग अलग हैं। तहकीक के ऊपर आपको बड़ी मगजमारी करनी पड़ती है, क्योंकि उसका एक मयार है। जितनी भी मेरी किताबें हैं वो ज्यादातर तहकीक के हवाले से हैं, और एक एक किताब के ऊपर बाज़ औक़ात कई कई साल आपको लग जाते हैं। जैसे मेरी किताब नगर नगर पंजाब है, तो ये बड़ी ज़ख़ीम किताब है। पूरे पंजाब के जितने कस्बात और शहर हैं, ये उनकी हिस्ट्री, कल्चर और शख्सियात का इहाता करती है। इसके ऊपर मेरे मेरे 7 साल लगे, 7 साल लगे। तो मुख्तलिफ जो सोर्सेज़ हैं उसको अख्तियार किया, रेफ़रेंस जो है वो अख्तियार किया। अब एक तो है तहकीक, मेरा फ़ील्ड सोशल साइंसेज़ का है, तो वो अपनी जगह पे साथ-साथ चलता है। लेकिन जिससे मुझे कभी-कभी जो एक स्पिरिचुअल किस्म की फीलिंग का एहसास होता है, ज़्यादा मैं एन्जॉय करता हूँ, वो सफ़रनामा ही है, वो सफ़रनामा ही है। अच्छा, आजकल अब ये सवाल पता नहीं आपने बाद में पूछना हो, तो यहाँ एक ज़मीनी-सी बात मैं कर दूँ कि ये जी, लॉकडाउन का मैंने बड़ा फ़ायदा उठाया। तो ज़ाहिर है कॉलेज में एक्टिविटीज़ ज़रा नहीं थी इतनी, तो घर में रहने का ज़्यादा मौका मिला। तो इस दफ़ा शायद कोई लॉकडाउन की वजह से जो पूरी इंडस्ट्री बंद थी दुनिया के अंदर, तो पॉल्यूशन की फ़िज़ा भी ठीक थी इस तरह का। तो इस दफ़ा मैंने बड़े अरसे के, बड़े सालों के बाद जो बहार है, वो सही उतरती हुई मुझे नज़र आई। तो वो मैंने उसको अपनी आँखों से जब महसूस किया, तो एक दफ़ा कॉलेज बैठा हुआ था, तो महसूस किया कि देखें मादर-ए-इल्मी खाली है, करंटीना सेंटर बना हुआ है, ये मेरे इर्द-गिर्द सिर्फ़ खूबसूरत किस्म के फूल हैं या दरख्त हैं, तो मैं आज दरख्तों से बातें करता हूँ। तो हाँ। वो मेरी फ़ीलिंग में एक यकदम अचानक से एक आमद सी हुई। तो मैंने उसी वक़्त एक इरादा कर लिया कि मैं इनसे बातें करते हुए, इनसे मुकालमे करते हुए, मैं उसको इहाता तहरीर में लाऊँगा। और आप हैरान होंगे कि 40 डेज़ डेली मेरी 8-10 घंटे की लिखने की रियाज़त रही, और 200 सफ़े की वो किताब मेरी शजर कहानी दरख्तों के साथ मुकालमे के उन्वान से मुकम्मल हो गई। तो इस तरह की बातें जब जी, अचानक आपके आमद के हवाले से उतरती हैं ना, तो वो ज़्यादा मैं समझता हूँ दिल के करीब महसूस होती हैं। जी, जी, हम वो देख रहे थे आपकी वीडियो, माशाल्लाह वो टाली के साथ जो आपका मुकालमा है मैं वो सुन रहा था। जी। एक तो वो जी, जी, जी। मुकालमा इतना खूबसूरत है, और दूसरा ये है कि वो वीडियो आप जिस तरह आप बाहर की बात कर रहे हैं, आप जिस जगह पे जी, बैठे हैं जी। वहाँ माशाल्लाह इतने परिंदों की आवाज़ें आ रही हैं और फूल हैं, और वो बड़ा बहुत मज़े की वीडियो है, बहुत अच्छी है। जी, और उम्मीद है कि वो आप मेरा और भी कॉलेज इस है। तरह की वीडियोज़ बनाते वो रहें। मेरा कॉलेज है, जी, मैं जी, आप आपका दोस्तों को कॉलेज। इनवाइट करता हूँ, आप तशरीफ लाइए। जी, जी, ज़रूर किसी दिन। अच्छा सर, दुल्हे दी बार नामी एक किताब भी आपकी शाया हुई है और वो दस्तयाब है। तो ऐसा लगता है कि जो दुल्हे भट्टी का किरदार है, जो हमारे लोकल इसी धरती का किरदार है, उसने आपको बहुत ज़्यादा मुतासिर किया है। क्योंकि हम देखते हैं कि ये सोशल मीडिया पे भी बहस चलती है कि हम लोग जो गैर मुल्की कैरेक्टर्स हैं उनको बहुत चाहते हैं, और अपने यहाँ के जो लोकल हीरोज़ हैं, जो किरदार हैं, जिनको सराहना चाहिए, जिनकी बात करनी चाहिए, जिनका सिलेबस में जिनका एक हिस्सा होना चाहिए और बच्चों को स्कूल कॉलेजों में भी पढ़ना चाहिए, उनका तज़किरा इतना नहीं मिलता है। तो ऐसा लगता है कि दुल्हे भट्टी से आप बहुत मुतासिर हैं, पिंडी भट्टियां से आपका ताल्लुक है, उसी इलाके से। तो जी। क्या वाक़ई ऐसा है कि दुल्हे भट्टी किरदार ने आपको बहुत ज़्यादा मुतासिर किया है? और अगर किया है बहुत ज़्यादा मुतासिर, तो क्यों? क्या वजूहात है? अच्छा, ऐसे है कि एक तो मेरी जो बिल्कुल इब्तदाई 4-5 किताबें हैं, मेरी वैसे अब तक 20 किताबें जो हैं वो टोटल शाया हो चुकी हैं। तो जी, जो माशाल्लाह। पहली 4 किताबें हैं, उन पहली 4 में से एक दुल्हे दी बार है। इसका जो पहला एडिशन था ये 1997 में, 1997 में ये शाया हुआ, और मेरा ख़्याल है कि मेरी अब तक ये वाहिद किताब है जिसके 5 उर्दू के एडिशन शाया हुए, 1 इंग्लिश का एडिशन शाया हुआ, और हमारे एक दोस्त हैं अमेरिका में, वो भी माशाल्लाह बड़े पंजाबी की सकाफ़त से ताल्लुक और मोहब्बत रखने वाले हैं, धर्म सिंह गुराया, बल्कि यहाँ भी मैं देख रहा था उनका मैसेज भी आ रहा था। वो मैं जी, अमेरिका जी। में रहते हैं, तो आजकल लॉकडाउन की वजह से इंडिया आए हुए थे तो फँसे हुए हैं वो गुरदासपुर में, तो अभी तक अमेरिका वापस नहीं जा सके। उन्होंने फिर यहाँ मेरे पास वो तशरीफ़ लाए, तो उन्होंने भी फिर दुल्ला भट्टी के ऊपर इसी किताब को लेकर फिर अपनी तरफ से दुल्ला भट्टी के ऊपर किताब लिखी गुरमुखी में भी। अच्छा, अब जहाँ तक जी। आपका सवाल है कि मैं दुल्ला भट्टी से क्यों कर मुतासिर हुआ? या ये कैरेक्टर क्या है? दरअसल जी, चूँकि एक तो मेरा ताल्लुक उसी कस्बे से है, उसी शहर से है, पिंडी भटिया से, कि जहाँ का दुल्ला भट्टी था। तो ये इलाका दुल्हे दी बार इसीलिए कहलाया कि इस इलाके के ऊपर मुगल बादशाह अकबर के ज़माने में
दुल्ला भट्टी ने अपनी शुजाअत और बहादुरी के जोर जो थे वो दिखाए। अब हुआ क्या, मैं चूंकि रिसर्च का आदमी था, कि होता ये था कि हमारे इलाके में या मुझे इर्द-गिर्द जो लोग मिलते और दुल्ला भट्टी के बारे में सवाल-जवाब होते, और मेरा उस वक़्त तक दुल्ला भट्टी के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं था, सिर्फ़ यही था कि ये हमारे इलाके का एक हीरो है। ये जी। सवाल उठता कि कोई इसको डाकू करार देता, कोई इसको एक मिथ करार देता कि ये कोई शायद कैरेक्टर था ही नहीं, और दूसरे को इसको इस तरह का हीरो करार देते कि ये शायद बहुत बड़ा एक जर्री और बहादुर कि जिसने बराह रास्त अकबर बादशाह के साथ टक्कर ली। तो ये एक मुख्तलिफ इंतहाओं पे पहुंची हुई ये आरा थी मुख्तलिफ। तो इन आरा को जब मैं सुनता तो मैंने महसूस किया कि इसके ऊपर कोई किताब भी नहीं है, इसके ऊपर कोई रिसर्च भी नहीं है। मैंने अपने तौर पर जब तलाश किया तो मुझे कोई 100 साल पहले, 150 साल पहले के पंजाबी जुबान में लिखे हुए कुछ किस्से मिल गए। वो मैंने किस्से देखे। एक पुरानी पंजाबी फ़िल्म जो थी वो मैंने दुल्ला भट्टी की सर्च की तो वो मुझे कुछ मिल गई, ब्लैक एंड व्हाइट फ़िल्म थी। कुछ लोगों से फिर मिला, कुछ इंडिया से कुछ लोग जीवन प्रकाश जीवन थे, एक बहुत बड़े शायर और मुसन्निफ़ गुज़रे हैं, तो उनसे मेरा राब्ता हो गया। तो उनसे मैं ख़त-ओ-किताबत जारी रही। तो मैंने एक बिल्कुल अपने दिल के अंदर ये बात बिठा ली कि मैं दुल्ला भट्टी के बारे में कुछ नहीं जानता और मैं जानना चाहता हूँ। तो ताकि ब्लाइंड होकर जब मैं रिसर्च करूँगा, तो मैं उसके कैरेक्टर को एक हकीकी अंदाज़ से समझने की कोशिश कर लूँगा। हाँ, अब उसमें मैंने 2 तासुब ढाई नहीं होगा, साल बिल्कुल। जी, बिल्कुल। मैंने 2 ढाई साल की मेहनत के बाद, कोशिश के बाद फिर ये कामयाबी हासिल की कि उस कैरेक्टर के बारे में मैं बिल्कुल क्लियर हो गया। अब जब क्लियर हुआ, तो एक बात मेरे ज़हन में तय हो गई कि वो कैरेक्टर था। वो मिथ नहीं थी, वो कैरेक्टर था, वो बिल्कुल बहादुर भी था, वो जर्री भी था, वो उसने स्ट्रगल भी की, लेकिन उसकी स्ट्रगल क्या थी? उसकी स्ट्रगल ये थी कि इस इलाके में जहाँ हम पिंडी भटिया में रहते हैं, ये आगे गुज़रगाह चन्योट, फिर बेरा दरिया पहले चेनाब क्रॉस होता है, फिर आगे झेलम क्रॉस होता है और ये रास्ता चला जाता था कंधार और काबुल की तरफ। एक तो जीटी रोड है, एक तो आपका जीटी रोड है, जो लाहौर से गुजरांवाला, फिर आगे रावलपिंडी गुजरात और फिर आगे पेशावर और फिर आगे काबुल। ये जीटी रोड का एक मुतबादल रास्ता था, जो पिंडी भटिया से लाहौर और दिल्ली तक आगे चला जाता था। और तीसरा मुतबादल रूट था, जो कि मुल्तान से डीजी खां से डेरा इस्माइल खान और फिर आगे अफ़गानिस्तान की तरफ चला जाता था। अब ये उस ज़माने की बात कर रहा हूँ कि जब मुगलों की आम तौर पर लड़ाइयाँ ये काबुल और कंधार के अफ़गानों के साथ रही थीं, और उस वक़्त जंगों में जो आमदोरफ़्त के ज़राए थे, वो कोई सी-130 तो था नहीं, कोई जहाज़ तो था नहीं कि उसके अंदर सामान लाद कर आपने वहाँ ले जाना है। अब उनके सी-30 कौन से थे? उनके गधे, खच्चर, घोड़े, ये उनके सी-130 होते थे, जिसके ऊपर अपनी फ़ौजों को वो शिफ्ट करते थे और मुख्तलिफ जगहों पे वो पड़ाव भी करते थे। इनकी फ़ौजें जब पिंडी बटिया के इलाके के अंदर पड़ाव करती थीं, तो हज़ारों अगर फ़ौजी होते थे, तो हज़ारों ही उनके साथ जानवर भी होते थे। जब स्टे करते थे, क़याम करते थे, तो वो फिर इर्द-गिर्द की जो फसलें हैं, उसको तबाह-बर्बाद भी करते थे। और यही इन्हिसार था लोकल बेचारे गरीब काश्तकारों का। जब उनका इन्हिसार उन फसलों पे होता था और वो फसलें उजाड़ देते थे उनकी फ़ौजें और जो उनके जानवर थे, और उनको रेमेडी, उनको फिर कोई अज़ाला नहीं दिया जाता था, ना उनका मालिया माफ़ किया जाता था। तो दुल्ला भट्टी के वालिद फरीद खां और उसके दादा बिजल खां, जिसको उर्फ सांदल भी कहा जाता है, तो उन्होंने सबसे पहले ये स्ट्रगल की कि इन गरीब काश्तकारों की आवाज़ को हुकूमत तक पहुँचाया और ये मुतालबा किया कि आप यहाँ से गुज़रते हैं, तबाही मचाते हैं, तो कम से कम हमारा मालिया तो माफ़ करें, हमें इसका इज़ाला तो दें, हमारी कौन-सी यहाँ को फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं। तो ये नुक्ता आगाज़ था। अब उन्होंने जब हुकूमत ने नहीं बात मानी, तो फिर उन्होंने मालिया देने से इनकार कर दिया। अब उस ज़माने में मालिया देने से इनकार का मतलब ये था कि आपने इनकम टैक्स नहीं दिया, आपने सिविल नाफ़रमानी की है, और हमेशा सिविल नाफ़रमानी ख़ास तौर पर बादशाहों की हुकूमतों में तो फिर वो सज़ाए मौत होती है। तो दुल्ला भट्टी के वालिद बिल्कुल। को और दादा को यूँ उसको फांसी दी गई, तो दुल्ला भट्टी को फिर दुश्मनी, मुगलों के साथ दुश्मनी इस तरह से बाप-दादा से विरसे में मिली। तो फिर ये एक लंबी दास्तान है। बहरहाल कि मैंने फिर ये कोशिश की कि इस कैरेक्टर को हकीकी अंदाज़ में बयान किया जाए। जैसे ये कुछ रवायतें थीं कि ये अकबर के बेटे जहांगीर ने जो माई लद्दी थी, दुल्ला भट्टी की वालिदा, उसका भी दूध पिया था, ये रॉन्ग। इस तरह की बातें ये बिल्कुल गलत। मिथ हैं, ये हकीकत के करीब नहीं थी।
तो फिर उसकी लड़ाई बराह रास्त अकबर से भी नहीं हुई थी, बल्कि अकबर के नामजद करदा जो यहाँ पे लाहौर में सूबेदार थे उसके साथ लड़ाई हुई। तो ये गोया कि इस वजह से वो फिर मैंने ये समझा कि इस करैक्टर को जिंदा रखना के लिए जरूरी है कि इसको हकीकी अंदाज से, तहकीकी अंदाज से पेश किया जाए, और यूं मेरी वो किताब दुल्ले दीवार वो जो वजूद में आई। जी बिल्कुल, मतलब इसका मतलब है कि वहाँ के मकामी लोगों की खातिर और उनकी मतलब हकूक की खातिर जो यहाँ बसने वाले जो किसान थे, ज़ाहिर है उस वक़्त खेती-बाड़ी से सारे मुंसलिक थे। तो उनके हकूक के लिए तो बिल्कुल। वो एक तरह का मिलिट्री से भी टकरा गए उस वक़्त की ना। जी बिल्कुल। तो उन्होंने बगावत बिल्कुल की और बिल्कुल, वो गरीब गरीब काश्तकारों की आवाज था, गरीब काश्तकारों की आवाज था। बिल्कुल। जी, बिल्कुल, ठीक। आपने तफ़सील से बताया, आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, अगर आपकी किताब के बारे में बात करें, नगर नगर पंजाब, जो माशाल्लाह इतनी खूबसूरत किताब है, जिसमें पंजाब के शहरों और कस्बों का ज़िक्र है, और जिसका ज़िक्र जो है वो हामिद मीर के प्रोग्राम जियो न्यूज़ में भी मैं देख रहा था कि वहाँ भी आपकी किताब का एक उन्होंने एक इक़्तिबास जो है वो शामिल किया था। तो ऐसी तहकीकी किताब लिखने में जिसमें पंजाब के सारे शहरों का ज़िक्र हो और मतलब उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हो, ये कितना अरसा लगा था ये किताब लिखने में और कितना मुश्किल काम था ये पूरे पंजाब के बारे में ये किताब लिखना? जी, जी। अच्छा, एक मैं बताता चलूँ कि इस किताब का ज़िक्र ही सिर्फ़ उन्होंने नहीं किया अपने प्रोग्राम में, उसके 2 हफ़्ते के जी, जी। बाद उन्होंने मुझे अपने 5 मार्च को बाकायदा लाइव लेकर, तो उनके स्टूडियो में इसके ऊपर एक प्रोग्राम भी हुआ पूरा। अगर दोस्त अच्छा, अच्छा, उसको अच्छा, देखना चाहें, माशाल्लाह। तो 5 मार्च का जो, हाँ, हाँ जी, वो बाकायदा फिर मुझे इनवाइट जी, किया जी। गया, तो उनका अपने हुँ, स्टूडियो में, तो हम चारों सूबों से एक-एक लोग थे, पंजाब की तरफ से मैं नुमाइंदगी कर रहा था। अच्छा, जी, अब माशाल्लाह। इसमें तो जैसे मैंने इसके बारे में पहले भी ज़िक्र किया कि नगर नगर पंजाब एक मेरा ख़्याल में मेरी 2 किताबें ऐसी हैं जिनके ऊपर मुझे बरसों लगे। एक एनसाइक्लोपीडिया तहरीक-ए-पाकिस्तान, जो मेरे पीछे शायद पड़ी हो या शायद इधर ना पड़ी हो अभी इस वक़्त। तो वो 1990 में मैंने काम शुरू किया और 1997 में जाकर कंप्लीट हुआ। वो संगे मील पब्लिकेशन लाहौर ने प्रिंट की थी। तो वो 1700 के करीब, 1516 1700 के करीब वो पेजेस थे उसके। अच्छा, अब ये जो मेरी किताब है, नगर नगर पंजाब, इसके ऊपर मैंने आपको पहले भी अर्ज किया कि 7 साल लगे। अब 7 साल का अरसा, जाहिर है कि पूरे पंजाब को आपने कवर करना है। आपने शुरू में एक सवाल किया, उसका जवाब अब यहाँ दोबारा फिर मिल रहा है जी, जी। कि राइटर बनने के लिए क्या ज़रूरी होता है? अगर आपने तहकीक करनी है तो क्या तरीके, क्या सोर्स अख्तियार करेंगे? अब ये जो नगर नगर पंजाब है, इसके लिए मुझे बहुत सारे ज़राए अख्तियार करना पड़े। सबसे पहले तो ये कि जो कदीम कुतुब पंजाब के ऊपर लिखी जाने वाली हैं, जितनी भी कदीम कुतुब हैं, ख़्वाह वो नायाब थीं या दस्तयाब भी हैं, और जहाँ-जहाँ से भी तलाश हो सके, उसको मैंने तलाश किया। जिसमें तारीख मखज़न पंजाब है, बूटा सिंह की पंजाब है, सैयद मोहम्मद लतीफ़ की तारीख़ पंजाब है, कन्हैया लाल की तारीख़ लाहौर है, तारीख़ पंजाब है, और इस तरह की बहुत सारी तारीखें जो हैं, जो उस ज़माने में तहकीकात चिश्ती है, तहकीकात या लाहौर के ऊपर कुछ किताबें पुरानी मिल जाती हैं। तो एक तो ओवरऑल जो किताबें इस तरह की पुरानी थीं। फिर अंग्रेज़ी दौर में अंग्रेज़ों ने हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर गज़टियर मुरत्तब करने की रवायत डाली थी। तो जितने भी जी, बिल्कुल। आपके डिस्ट्रिक्ट हैं, उनके गज़टियर उनको उनको रुजू किया। फिर इलाकाई तारीखें जो हैं, वो ज़ाहिर है कि कई जगहों पे इज़्ला की तारीखें मुरत्तब कुछ लोगों ने की हैं, कई एक-एक शहर की तारीख मुरत्तब की है, उनसे रुजू किया, और आप हैरान होंगे कि मैंने थानों से बड़ा रिकॉर्ड हासिल किया। थानों के अंदर बहुत सारी चीज़ें, एक रजिस्टर्ड नंबर 9 होता है, एक 14 होता है, उनसे रुजू किया। अब मैंने ये पीटीसीएल जो है ना, मुझसे ये, बल्कि मैं कहता हूँ कि पीटीसीएल वालों को मुझे तहकीकी अवार्ड देना चाहिए कि जब उनका पैकेज था ना 2800 मिनट माहाना, तो सबसे अगर फ़ायदा किसी ने तहकीकी काम के लिए उससे लिया तो मैंने लिया है। अब मैं क्या करता कि पीटीसीएल के ज़रिए से मेरा ख़्याल है कि हर पंजाब के उस कस्बे जिसकी आबादी 15,000 से ज़्यादा थी, उसके हर कॉलेज, हर स्कूल, हर थाने, हर टाउन कमेटी के मुतल्लिका लोगों से मैंने बराह रास्त राब्ता किया और उनसे डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन ली। अब ज़ाहिर है कि वो इन्फॉर्मेशन टैली करनी होती थी। एक चीज़ आपको थाने से मिलती है, एक स्कूल से मिलती है, एक अदीब से मिलती है, तो वो चीज़ों में कंट्राडिक्शन आ जाती है। तो कंट्राडिक्शन जो आ जाती है, तो फिर आपने उसको अपने तहकीकी मयार पर उसको पूरा उतारना होता है। तो ये जो रिसोर्सेज़ हैं, ये सारे मैंने अडॉप्ट किए। फिर मैं खुद चला, कई बिग सिटीज़, मैं समझता था कि उनको मुझे खुद ट्रैवल करना चाहिए। आप ये किताब पढ़ें अगर, तो आपको नज़र आएगा
कि जब हर कस्बे का जिक्र है, हर शहर का जिक्र है, तो हर शहर के अंदर वहां के इवन हर हर मोहल्ले का नाम, हर हर बाजार और मार्केट का नाम, और हत्ता के वहां खाने पीने की कौन कौन सी चीजें मारूफ हैं, कौन कौन से स्पॉट मारूफ हैं, उनका जिक्र आपको मिलेगा। तो यूं लगेगा कि जैसे जो शेख असद है ये शायद हर गांव, हर शहर और कस्बे में खुद गया है, लेकिन मैं सब शहरों या कस्बे में नहीं गया। कम से कम 30-40% पंजाब के शहरों और कस्बों का मैंने खुद भी विजिट किया है। तो 7 साल का अरसा लगा। और वो आपने शुरू में पूछा कि एक बात हुई थी, तो अवार्ड की बात हुई, तो इसी नगर नगर पंजाब के ऊपर मुझे हुकूमत पंजाब की तरफ से ये शफकत तनवीर मिर्जा का अवार्ड भी मिला और साथ 1 लाख रुपया भी मिला। अच्छा 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 सर, आपने अवार्ड की बात की है। वैसे नगर नगर पंजाब की कामयाबी के पीछे जाहिर है 7 साल की एक मेहनत है, और जिस तरह से आप बता रहे हैं कि बहुत माइन्यूट डिटेल्स में जाके आपने बहुत सारी जगहों से रब्ता किया, फिर उसको आपने वो चेक भी करने होते थे हकायक कि कैसा है। तो जाहिर है कि इतनी मेहनत के बाद एक शाहकार जो किताब है वो हमारे सामने आई है। तो आप अवार्ड्स की बात कर रहे हैं सर, मैं देख रहा था कि आपको दीवान सिंह मफ्तून अवार्ड भी मिला है। दीवान सिंह जो है वो हिंदुस्तान के राइटर रहे हैं, और बहुत अरसा वो एक अखबार के मुदीर रहे, और एक बहुत ही जी जी शानदार उनकी ऑटोबायोग्राफी है नकाबिले फरामोश के नाम से। तो ये दीवान सिंह मफ्तून अवार्ड आपको कहाँ से मिला? पाकिस्तान से मिला है या अच्छा इंडिया से मिला है आप? अच्छा, जी जी नहीं, ये मुझे पाकिस्तान से ही मिला। तो असल में ये हुआ कि मैं, मुझे जो असल अवार्ड है वो शायद आपके नॉलेज में हो या ना हो, कि जी मुझे सदारती अवार्ड एजाज फजीलत ये हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, मेरी जितनी रिसर्च है 2005 तक जो कुछ मैं रिसर्च उस वक्त तक कर चुका था, उस वक्त तक मुझे ख्याल है कि मेरी कोई 13-14 किताबें उस वक्त तक भी शाया हो चुकी थी। तो सोशल साइंसेज में जितना मेरा उसमें एकेडमिक या रिसर्च वर्क था, उसकी बुनियाद पर मुझे हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, उस वक्त जनरल परवेज मुशर्रफ थे, तो 2005 और 6 में मुझे एजाज फजीलत भी वो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से सदारती अवार्ड की शक्ल में वो मिल चुका है। जहां तक जी दीवान सिंह मफ्तून का ताल्लुक है, तो दीवान सिंह मफ्तून बेसिकली इनका ताल्लुक जो है वो हमारे जिला से है। दीवान सिंह मफ्तून जो थे वो हाफजाबाद शहर के रहने वाले थे और बहुत हाफजाबाद के बड़े शहर, साफी थे। बिल्कुल। जी जी जी, हाँ तो वो मेरे जिले के थे। तो कलम कबीला कॉन्फ्रेंस, ये 2 कॉन्फ्रेंसें हुई, जो जिसमें इंडिया से भी कुछ लोग आए थे, जोगिंदर सिंह कपूर साहब आए थे, कुछ और लोग आए थे। तो वो फिर उस कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ लोगों को अवार्ड दिए गए। तो मुख्तलिफ लोगों को जो अवार्ड दिए गए, हर अवार्ड को अलग अलग नाम से पुकारा गया था। तो मुझे जो अवार्ड दिया गया उसका लकीली नाम जो था वो दीवान सिंह मखतून के नाम से था, और इसलिए मुझे वो चुना गया कि मैं डिस्ट्रिक्ट हाफजाबाद से ताल्लुक रखता था। ठीक 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 ठीक। अच्छा सर, वो आप दीवान सिंह मखतूम की बात कर रहे हैं कि वो आपके डिस्ट्रिक्ट हाफजाबाद के थे, हमारे पाकिस्तानी इलाके के। इसी तरह मैंने आप पे एक आर्टिकल देखा खुशवंत सिंह जी पे लिखा हुआ। खुशवंत सिंह इंडिया जी के जी जी बड़े मारूफ राइटर रहे हैं, और उनका अब इंतकाल हो चुका है 99 ईयर्स एज में। अंग्रेजी में लिखते रहे अगरचे, लेकिन उनकी राइटिंग्स जो हैं वो दुनिया भर में उनको बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है, बहुत अच्छा लिखते हैं वो। और खुशाब के वो हडाली, आप जानते हैं कि कस्बे के हैं, उन पे जी मैं जी, आर्टिकल आपका देख रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। तो खुशवंत सिंह के हवाले जी से भी जी, आपका मतलब कुछ उसमें कुछ उसके बारे में भी बताइए कि किस तरह से आप वो आर्टिकल में अच्छा आपने क्या ये, लिखा है। और अच्छा जी, ये इत्तेफाक ऐसा हुआ कि जिन दिनों में वो ज्यादा अलील थे, बीमार थे वो, तो हमारे एक दोस्त जी हैं, तो वो भी राइटर हैं, तो उनकी ख्वाहिश थी कि अपनी किताब का जो दिबाचा है वो खुशवंत सिंह से लिखवाएं। तो वो हम्म, वहां गए दिल्ली में उनके पास। तो इत्तेफाक से मैंने उनको फोन किया, अपने दोस्त को जो सिख थे, राइटर थे, तो वो उस वक्त खुशवंत सिंह साहब के पास बैठे हुए थे। तो मैंने उन्हें हम्म, रिक्वेस्ट की, उन्होंने मुझे बताया कि मैं खुशवंत सिंह साहब के पास बैठा हुआ हूँ। तो मैंने कहा ये तो बड़ी मेरे लिए खुशकिस्मती की बात है, अगर वो 1-2 मिनट मेरी भी बात करवा दें। तो उन्होंने कहा जी मैं कोशिश करता हूँ। उन्होंने फिर जिक्र किया, जब पिंडी पटिया का नाम आया तो वो खुद कॉन्शियस हुए, वो खुद ख्वाहिश की उन्होंने कि हाँ मैं अपनी, मुझे याद है पिंडी पटिया, वो इसलिए कि वो हड्डाली जब खुशाब जाते थे लाहौर से या दिल्ली से, वो जाहिर उनका पहले असल तो वो था, तो वो पिंडी पटिया से गुजर कर जाते थे, यहाँ से उनका सही। गुजर होता था। तो उन्होंने बकायदा 1-2 मिनट की जो मेरे साथ, वो जाहिर है इतनी आवाज उनकी सही नहीं आ रही थी, क्योंकि वो काफी जैफी में हो चुके थे। तो उन्होंने इतना मुझे बताया कि पिंडी पटिया से गुजरते हुए दरिया चनाब के ऊपर जो कश्तियों का पुल था, तो वो गुजरते थे, तो वो उनकी याददाश्तों में महफूज है। तो वो फिर हाँ जब थोड़े दिन बाद भी उनका इंतकाल हो गया, वो रेलत कर गए, तो फिर मैंने उसी मुलाकात जो चंद मिनटों की हुई थी, तो उस हवाले से फिर उनके ऊपर रोजनामा जंग में मैंने आर्टिकल लिखा था।
जी, जी। वो खुशवंत सिंह जी जो हैं उन्हें अपने हडाली से और पाकिस्तान से और इस एरिया से वो बहुत मोहब्बत करते थे। ज़ाहिर है यहाँ पैदा हुए जी, थे और उनकी जी उनकी ये बिल्कुल। ख़्वाहिश भी थी कि मुझे मुझे यहाँ दफ़न किया जाए और सुना है कि उनकी जो एशेज़ हैं वो जी, जी, उनको सीमेंट में मिला के जी। और एक तख्ती भी जी, उनके स्कूल पे जी। लगाई गई है जी, जी, हडाली बिल्कुल में। उनकी बेटी आई कुछ लाहौर से और भी दोस्त हमारे इकट्ठे हुए, तो वो जाकर उन वहाँ हाई जी, स्कूल जी। जो है उसके अंदर जाके उसको उसकी राख को दफ़न किया गया था। जी, जी। अच्छा सर आपकी जो राइटिंग्स हैं मैं आपकी किताबें देख रहा था उनकी आपकी राइटिंग से किताबों के उन्वान से ही जो पंजाब से मोहब्बत है वो छलकती है। जिस तरह दूल्हा भट्टी पे आपने किताब लिखी अहद मुग़लिया का पंजाब आपने लिखी, पहला पंजाबी वज़ीर-ए-आज़म आपने किताब लिखी है, वसेब के नाम से पंजाब तक, नगर-नगर पंजाब। तो आपकी किताबों में पंजाब बहुत ज़्यादा हमें दिखाई पड़ता है। इसकी क्या कोई ख़ास वजह है हुँ। सर कि पंजाब से ज़ाहिर है आपको मोहब्बत होगी। तो क्या ख़ास वजह है कि आपकी किताबों की और रिसर्च और उसका फ़ोकस यूँ लगता है कि जैसे पंजाब ही है? अच्छा एक तो फ़ितरी बात है कि जिस धरती से आपका ताल्लुक होता है, उस धरती से आपको यकीनी प्यार भी होता है। तो ज़ाहिर है कि मैं पंजाब धरती का वासी हूँ और इसकी सकाफ़त से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार भी है और उसकी बुनियादी वजह ये है कि ये जो आज की जदीयत ने हमें इस पंजाब के नक्शे को और इसका जो चेहरा है, वो बदल के रख दिया है। अदरवाइज़ अगर देखा जाए, तो पंजाब की धरती जो है, वो सूफ़िया की धरती है और सूफ़िया की धरती होने का मतलब ये है कि यहाँ इंसानियत का प्रचार हो, यहाँ सूफ़िया ने जो मैसेज छोड़ा अपनी तालीमात में या अपनी शायरी की शक्ल में, वो जिस जिस मर्ज़ी सूफ़ी की आप बात कर लें, ख़ाह वो सूफ़ी सिख बाबा गुरु नानक हों या बाबा फ़रीद हों या बुल्ले शाह हों, जो भी इस धरती के अंदर सूफ़ी हैं, वो सबका जो मतमय नज़र है, वो बुनियादी तौर पर वो इंसानियत है। तो मैं बुनियादी तौर पर इन तासुबात से खुद को बड़ा दूर रखता हूँ। ये ना मेरा कोई मसलक है ना मेरा कोई इस तरह का जिस पे कोई आप तफ़रक़ाबाज़ी में पड़ें। तो जब इस सोच का बंदा मैं हूँ, तो फिर यकीनी तौर पर मैं समझता हूँ कि पंजाब के सूफ़िया से प्यार करने वाले लोगों को आप फ़ोकस करें और फिर एक तो बात ये थी। दूसरा ये था कि मैंने मैंने जब गौर किया कि पंजाब के ऊपर काम करने की अभी गुंजाइश बहुत बाकी है। तो उसके बहुत सारे पहलुओं को अभी तशना रखा गया है, अभी इसके ऊपर ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत है। तो क्यों ना इसके अंदर आप एक फ़ोकस करके इसके मौज़ूआत का इहाता करें। तो एक वजह ये भी थी, प्यार तो अपनी जगह पे और उसके पीछे एक मैंने वजह भी बता दी कि पंजाब की धरती की एक अपनी साइकी है, अपनी उसकी ख़ुसूसियात हैं, इंसानी हवाले से रवादारी के हवाले से प्यार और मोहब्बत के हवाले से। लेकिन साथ मैंने बता दिया दूसरा कि दूसरी वजह ये थी कि इसके ऊपर काम करने की गुंजाइश थी और आप अगर मेरी किताबों के उन्वानात को गौर से देखें, तो मेरा ख़्याल है कि मैंने तमाम उन उन्वानात पर काम किया है, जिनके ऊपर पहले कोई काम नहीं हुआ। हत्ता कि जी, ये आप बिल्कुल ज़रा ऐसा ही गौर करें, मेरी इसमें एक किताब सीरत के मौज़ू पर भी है कि जिसका मौज़ू क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ारजा पॉलिसी। तो ये एक ऐसा पहलू था कि जिसके ऊपर पहले किताब नहीं थी। सिर्फ़ डॉक्टर मीदुल्लाह की किताब जो सीरत के ऊपर उन्होंने फ्रेंच में लिखी, फिर इंग्लिश में तर्जुमा हुआ, फिर उर्दू में नक्कूश रसूल नंबर ने शाया किया कि जिसमें सिर्फ़ एक चैप्टर 10 सफ़े का था ख़ारजा पॉलिसी के ऊपर। वहीं से मैंने आइडिया लिया तो मैंने महसूस किया कि इसके ऊपर पूरी किताब लिखी जा सकती है। तो सीरत का मौज़ू भी वो चुना और वो अल्लाह ताला और हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैं समझता हूँ बड़ी करम नवाज़ी कि एक ऐसे मौज़ू के ऊपर मुझे कलम उठाने का मौका मिल गया कि जिसके ऊपर पहले शायद काम ना हुआ हो। तो इस तरह से मैंने कोशिश की है उन मौज़ूआत पर हाथ उठाने की कि जिनके ऊपर पहले काम ना हुआ। जी, बिल्कुल, बड़ा यूनिक काम किया है सर, इसके लिए आपको मुबारकबाद भी। और जिस तरह आप बात कर रहे बहुत थे कि शुक्रिया। पंजाब जो है वो सूफ़िया की धरती है और इस बात की आजकल के दौर के हवाले से अगर देखा जाए तो बिल्कुल इसकी ज़रूरत भी है कि एक ऐसा पैगाम बहुत जाना ज़रूरी। चाहिए कि जो बिला तफ़रीक बिला जो किसी अकीदे, किसी मसलक, किसी मज़हब को ख़ातिर में लाए बगैर इंसानों से मोहब्बत की जाए, इंसानों के साथ मिल-जुल कर रहा जाए। तो ये बहुत खूबसूरत बात आपने की है सर। अच्छा सर ठंडी सड़क आपकी एक किताब है माल रोड लाहौर के हवाले से और उससे ये लगता है कि लाहौर में आप पढ़ते रहे इतना अरसा तो लाहौर से भी कुछ पंजाब से तो मोहब्बत का आपने जिक्र किया है तो पंजाब में भी खास लाहौर से आपको जो लगाव है और माल रोड से जो लगाव है इसके हवाले से कुछ बताइए कि क्या माल रोड ने आपको किस तरह से मुतासिर किया कि आप उस पे एक पूरी किताब एक हुँ। तहकीकी किताब आपने लिखी है उस बड़ी आपने मेरे दिल के तार छेड़ दिए आज। पे वो
मैं लाहौर में रहता नहीं हूँ आजकल, लेकिन मेरी मैट्रिक के बाद सारी एजुकेशन, मैट्रिक के बाद फर्स्ट ईयर से लेकर मास्टर्स कंप्लीट होने तक मैं लाहौर में रहा। तो जी जी। ग्रेजुएशन मेरी गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर की है, तो पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने फिर मास्टर्स किया। तो वो 4 साल जो मैंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के इर्द गिर्द गुजारे, तो उस जमाने का जो मैंने माल लोड देखा, जो तो वो माल लोड मेरे ज़हन में आज भी नक्श है। तो अब तो खैर वो एक कारों का, गाड़ियों का अज़्दहाम चला आता है, लेकिन उस ज़माने की माल लोड, हालाँकि कोई, ये मैं बात कर रहा हूँ तकरीबन 80s की, 1979 के 80s की बात कर रहा हूँ, कि जब मैं ये माल लोड के ऊपर, मुझे याद है कि सर्दियों में तो शाम 7-8 बजते ही वो बिल्कुल खाली हो जाती थी। कोई-कोई गाड़ी आपको नज़र आती थी आते और जाते हुए। तो ये माल रोड के ऊपर पैदल चलना, ये हमारा एक बिल्कुल मामूल था, दोस्तों के साथ, क्लास फेलोज के साथ। अब अच्छा, मेरे ज़हन में पहली दफ़ा माल रोड कब नक्श हुई, ये भी मैं आपको बता दूँ, कि जब मैं लाहौर में दाखिल होने के लिए गया फर्स्ट ईयर में, तो दाखिला फॉर्म जमा करवाना था। मेरे एक बड़े भाई के दोस्त थे, वो मुझे साथ लेकर गए। तो इत्तेफाक से तस्वीर, वो पिक्चर साथ नहीं थी, तो ज़ाहिर है कि फॉर्म के साथ पिक्चर्स भी लगती थी। तो वो मुझे माल रोड पर ले गए, और माल रोड पर किसके पास ले गए? सैंडी रोलो के पास। सैंडी रोलो, वो फोटोग्राफर जो पार्टीशन से पहले का माल रोड का फोटोग्राफर, और उस वक्त वो जिंदा था। अच्छा अच्छा। उसका हाँ, वो उसने उसने चंद साल पहले इंतकाल किया है। ये पैनोरामा के आगे ये जाएं तो चंद दुकानें छोड़कर रोलो फोटो स्टूडियोज है। तो वो मैंने अपनी पहली जो तस्वीर फर्स्ट ईयर के लिए फार्म के लिए बनवाई, वो सैंडी रोलो से बनवाई। मैं परेशान हो गया, एक पिंडी बढ़िया से एक छोटे से कस्बे से उठकर मैं सीधा माल रोड पर सैंडी रोलो से तस्वीर बना रहा हूँ। और माल रोड को मैंने जिस मंदिर से देखा, तो वो पहला मंजर ही मेरे ज़हन में नक्श हो गया। तो वो ठंडी सड़क, चूंकि इसको अदीबों ने ठंडी सड़क लिखा है, इसके कल्चर की वजह से, जो पुराने इसके ऊपर इर्द गिर्द दरख्त होते थे, ठंडक होती थी, तो अदीबों ने अपनी तहरीरों में इसको ठंडी सड़क लिखा। अगर मुझे आज हकीकी तौर पर इसका नाम लिखना पड़े, तो मैं इसको तत्ती सड़क लिखूंगा। आज आजकल जो सूरत हाल हो चुकी है वहां पर। हाँ, तो वो, अच्छा, ये मेरे ज़हन में था। अब मुझे बहुत मजा आया, मुझे बहुत एंजॉय किया मैंने ठंडी सड़क के ऊपर काम करते हुए। ये लोअर माल से शुरू हुआ, फिर पूरा माल रोड मैंने इसके ऊपर बहुत ट्रेवल किया। एक एक बिल्डिंग में गया, एक एक बिल्डिंग की मैंने मालूमात ली, उसकी हिस्ट्री और उसकी बैकग्राउंड वो मैंने देखी और लिखी। फिर अपनी ऑब्जर्वेशन, अपना मुशाहिदा, इसको, यानी ये मेरी किताब ठंडी सड़क, ये तारीख भी है और ये सफरनामा भी है। इसको मैंने सफरनामा के अंदाज से इसको लिखा है। तो ये मुझे खुद अगर मुझसे पूछें कि सबसे ज्यादा मजा मुझे किस किताब के लिखने में आया है, तो मैं समझता हूँ वो ठंडी सड़क है, या अब जो मेरी किताब आने वाली है शजर कहानी। ये इन दो किताबों को लिखने में मैंने बड़ा एंजॉय किया। जी जी बिल्कुल। इसका मतलब है कि अगर आपको लिखने में मजा आया तो यकीनन पढ़ने वालों को आपसे भी ज्यादा मजा उसमें आएगा, क्योंकि आप माशाल्लाह आपके नेचर जो है, जाहिर है नेचर में एक रिसर्च तहकीक शामिल है, और फिर वो ठंडी सड़क से आपकी यादें भी वाबस्ता हैं, मतलब आपका दिली लगाव भी है। अगरचे बिल्कुल। जिस तरह आप कह रहे हैं कि आजकल उसके हालात तत्ती सड़क वाले हैं, लेकिन जो आपके दिल में बसी वो वही ठंडी सड़क ही है, पुरानी वाली जो आपने अच्छा, देखी थी। इसकी इसकी एक वजह है। ये जी जी। लाहौर की वो सड़क है जो 3 अदवार को इकट्ठा करती है। इसमें अगर आप देखें तो मुगल पीरियड्स की कुछ इमारत हैं, जैसे वो बारादरी वजीर खां है, जहां अब पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी है। अच्छा, लोअर माल पे जाएं तो सेक्रेटेरिएट के अंदर मकबरा अनारकली है। आप अगर गवर्नर हाउस के अंदर जाएं तो वो एक बुजुर्गों का मजार उसके अंदर मौजूद है, और नीला गुंबद है, वो मजार है। ये 4 इमारतें मुगल दौर की हैं, और सिख दौर की भी आपको जो गवर्नर हाउस के अंदर पुरानी इमारत, जो गवर्नर हाउस के अंदर ध्यान सिंह की हवेली होती थी, तो ये सिख दौर की इमारत उसके अंदर मौजूद है। बाकी ब्रिटिश पीरियड की सारी तारीखी इमारत, आप लोअर माल से शुरू हो जाएं, आप सेंट्रल मॉडल स्कूल है, आप गवर्नमेंट कॉलेज है, आप उसके आगे फिर सेक्रेटेरिएट है, फिर आप जो बाग अजायब है, घर। सॉरी, जी जी, अजायब घर है, उससे पहले जो बल्दिया की जना हाल है, विक्टोरिया हाल जिसको कहा जाता था। फिर आगे फिर लारस गार्डन तक चले जाएं, दरमियान में जितनी इमारतें हैं, जो मार्केट्स हैं उस जमाने की, तो ये बड़ी तारीखी इमारत हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये 3 अदवार को मिलाने वाली एक शारा है जो इकट्ठी हो गई, और जिसको 1851-52 में अंग्रेजों ने अनारकली कैंटेरिया और अनारकली जहां भी छावनी होती थी, इसको मिलाने के लिए इसको उन्होंने तामीर किया था। जी जी, मैं देखने वालों से जरूर कहूंगा कि अगर आप लोगों ने ये किताब नहीं पढ़ी,
असद सलीम शेख साहब की, तो ये ज़रूर पढ़ें। मेरे दिल में भी ये आ रहा है कि इतनी ज़बरदस्त ये किताब होगी जिस तरह आप बता रहे हैं, तो किताब में तो मज़ीद इसमें इन्फॉर्मेशन का ढेर होगा। सर, जिस तरह आप ये बता रहे हैं कि ठंडी सड़क जो है, ये बेसिकली इसको आप एक सफ़रनामा की कैटेगरी में रखते हैं या समझते हैं कि एक सफ़रनामा ही है ये। तो आपने और भी सफ़रनामे लिखे हैं, घूम लिया पाकिस्तान जिसमें शामिल है, कुछ सफ़र भूलते नहीं, वो इसमें शामिल है। तो कुछ सफ़र भूलते नहीं हैं। तो सफ़र इंसानी जो शख्सियत है उसको निखारने में, उसको बेहतरी लाने में, इंसान का विज़न ब्रॉड करने में, सफ़र जो है वो कितना रोल अदा करता है इंसानी शख्सियत को निखारने में और उसको डेवलप करने में? अच्छा, मैं बड़ी आपने प्यारी बात की है, बड़ी प्यारा सवाल किया आपने। मैं एक हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से एक वाक़या बताता हूँ। एक सहाबी आए आपके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, ये चूँकि रोज़े हैं तो उन्हीं के हवाला देना जी, ज़्यादा जी। मुनासिब है आजकल। ये भी सफ़रनामे के हवाले से वो बात तत्बीक हो रही है। हज़ूर पाक के पास से एक सहाबी आए तो कहने लगे कि वो शख्स फलाँ, ये बहुत अच्छा है, तारीफ़ करने लगे। हज़ूर पाक ने सवाल किया, क्या तुमने उस शख्स के साथ कभी मिलकर खाना खाया है? वो कहने लगे साहबी नहीं। फिर फरमाया कि क्या कभी इकट्ठे सफ़र किया है? कहने लगे नहीं। तो फिर हज़ूर पाक फरमाने लगे, फिर तुम कैसे कहते हो कि वो अच्छा है? तो गोया के सही। सफ़र वसीला ज़फ़र। तो हाँ। किसी इलाके को परखना हो, किसी इलाके की सकाफ़त से आगाह होना हो, तो उसकी तारीख से आगाह होना हो, एक दूसरे के साथ मेल-मिलाप को बढ़ाना हो, एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट करना हो, तो मैं समझता हूँ कि सफ़र बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बल्कि तरक्की के लिए सफ़र बहुत ज़रूरी है। जब तक हज़ूर जी, जी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मक्का से मदीना तशरीफ़ नहीं ले आए, तो वो स्टेट नहीं बनी। वो स्टेट नहीं बनी। हज़ूर पाक अपने मिशन में कामयाब नहीं हुए। आज भी आप अपने शहर में देख लें, मैं अपने शहर में देख लूँ, वो लोग जो इंतहाई लोअर मिडल क्लास के थे, मिडल क्लास के थे, उन्होंने अपने शहरों को छोड़ा, तालीम की गर्ज से छोड़ा, कारोबार की गर्ज से छोड़ा, मुलाज़मत की गर्ज से छोड़ा, सफ़र किया, तो आज वो एक कम से कम एक अच्छी बेहतर ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। तो इसलिए सफ़र और फिर सफ़रनामा लिखना, ये एक अदीब के लिए ये इसलिए ज़रूरी है कि सफ़र तो लोग करते हैं, लेकिन हर शख्स जो है वो सफ़र करने वाला वो नज़र नहीं रखता, जो एक अदीब रखता है, जो एक हसास शख्स रखता है, जो एक मुशाहिदा करने वाले शख्स रखता है। अब लोग हज़ारों लोग आपको मरी जाने वाले नज़र आते हैं, तो मैं मेरा सवाल है कि कितने लोग हैं जिनको रास्ते में वो पॉइंट जिनका मैंने ज़िक्र किया है, उनको वो नज़र आते होंगे? वो झरने, वो बेवरी जो मरी बेवरी था, वो कब बनी, कैसे बनी, वहाँ शराब कब बनती थी, कब मतरूक हुई, अब क्या बनता है? ये सारी चीज़ें तो जानने वाली होती हैं ना। तो वो सिर्फ आप एन्जॉयमेंट के लिए कुछ लोग अक्सरियत जाती है, तो जो एक अदीब है, एक मुशाहिदा करने वाला है, उसके सफ़र करने का अंदाज़ वो बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। वो चीज़ों को इंतहाई बारीकी से देखता है, हसास निगाह से देखता है और हसास दिल से उसको महसूस करता है, तब जाकर उसको अपने अहाता-कारी में लाता है। तो सफ़र मैं समझता हूँ हाँ। कि बहुत ज़रूरी है। तो सफ़रनामा की जो सिन्फ़ है, इसलिए अब इसको पहले तो कुछ इख्तिलाफ़ था कि ये अदबी सिन्फ़ में इसको शामिल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, लेकिन अब इसको मुकम्मल तौर पर अदबी सिन्फ़ में इसको शामिल किया जाता है। जी। अच्छा सर, जिस तरह आपने कहा कि सफ़र जो है वो वसीला ज़फ़र है, इससे विज़डम मिलती है, दानाई मिलती है, विज़न ब्रॉड होता है, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो इसका मतलब है कि सफ़र भी हमें लाज़मी करना चाहिए और सफ़रनामे भी लाज़मी पढ़ने चाहिए, क्योंकि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि एक अदीब जिस नज़र से देखता है और जो इन्फॉर्मेशन और जो बसीरत वो सफ़रनामे में डॉक्यूमेंट कर देता है, वो हर आदमी के बस की बात नहीं है कि वो उसको उस तरह से देख सके सफ़र के दौरान। जी, बिल्कुल। तो यकीनन सफ़रनामा बिल्कुल। पढ़ना भी एक वसीला ज़फ़र बन सकता है आपके लिए। बिल्कुल, कोई शक नहीं इसमें, इसमें कोई शक नहीं। जी, जी सर। जी सर। अच्छा सर, आप माहिर तालीम भी हैं और माशाल्लाह काफ़ी अरसे से, एक लंबा अरसे से आप तालीम से मुंसलिक हैं, दरस-ओ-तदरीस से आपका प्रोफ़ेशन है, और आपकी गहरी नज़र रहती है तालीमी मसाइल पे और किस तरह से। अगर मैं आपसे पूछूँ सर, आप माशाल्लाह प्रिंसिपल के तौर पे भी काम कर रहे हैं पिछले चंद सालों से पिंडी भटिया में। तो हमारे तालीमी मसाइल क्या हैं? अगर आप मुख्तसर बताएँ पाकिस्तान के बड़े जो तालीमी मसाइल हैं, वो कौन-कौन से हैं और कैसे मतलब उसको हम उससे निकल सकते हैं? पाकिस्तान के तालीमी मसाइल के ऊपर तो हम मेरा ख़्याल है कि एक अलग अगर नशिस्त भी रखें तो उसके ऊपर बहुत सारी हाँ, गुफ्तगू की जा सकती है। लेकिन जी। मुख्तसर अगर अल्फ़ाज़ में
चूंकि बाहर एक एजुकेशनिस्ट हूँ, मैंने बैसियत उस्ताद भी इतना अरसा सर्व किया है और बैसियत मुंतजिम एक प्रिंसिपल के तौर पर भी सर्व कर रहा हूँ। तो मुख्तलिफ एंगल से जो प्रॉब्लम है उनको मैं फेस भी करता हूँ और उनको फील भी करता हूँ। तो बुनियादी तौर पर 3-4 तो इश्यूज ऐसे हैं जो कि बड़े कम्प्रीहेंसिव किस्म के इश्यूज हैं, जो तमाम पाकिस्तान के लोगों को एड्रेस करने वाले हैं। वो कोई इंडिविजुअली मेरे इलाके के नहीं है, वो पूरे पाकिस्तान के इश्यूज हैं। मिसाल के तौर पर, अब जाहिर है कि तालीम की बात आप कर रहे हैं, तो तालीम का मतलब ये है कि ये एक ऐसा सांचा है जिसके अंदर आपने अपनी कौम को ढालना है, पाकिस्तानियत में ढालना है, अपनी कौमियत में ढालना है, ताकि वो सर्व करें एक नेशन के तौर पर, एक मुनज़्ज़म सोसाइटी की शेप में वो आए। तालीम तालीम का मकसद ये होता है। अब मसला ये है कि सबसे बड़ा मसला ये है कि वो सांचा एक नहीं है, यकसा नसाब नहीं है, यकसा निज़ामी इम्तिहान नहीं है, यकसा वसाइल नहीं है, तालीमी नसाब अलग-अलग हैं। तो 4-5 किस्म के बैक वक़्त तालीमी निज़ाम इस वक़्त मुल्क के अंदर चल रहे हैं। तो एक तो सबसे बड़ा मसला ये है कि इन 4-5 मुख्तलिफ तरह के निज़ाम हाय तालीम को एक सांचे में ढालने की ज़रूरत है। एक नसाब देने की ज़रूरत है, एक तरह के वसाइल प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। जब आप एक तरह का माहौल प्रोवाइड कर देंगे, मिडल और लोअर मिडल क्लास को भी वही नसाब मिले जो अपर क्लास के बच्चों को मिले, निचले सतह के बच्चों को भी उसी माहौल में पढ़ने के मौके मिलें, जिस माहौल में बड़ों के बच्चे पढ़ते हैं, तो फिर देखते हैं कि इस मुल्क का मसला हल क्यों नहीं होता। तो फिर दूसरा मसला क्या है? मीडियम का। मैं हमेशा ये महसूस करता हूँ, चूँकि मेरा ताल्लुक मज़ाफ़ात से है, तो इस इलाके के और बहुत सारे हमारे दूसरे इलाकों से अगर मुताबिकत रखने वाले हों, तो यकीनन ये कॉमन मसला है एक मीडियम का, कि इंग्लिश को हमने अपने एजुकेशन सिस्टम को और प्राइवेट तालीमी इदारों ने इंग्लिश बेस्ड अपना सिस्टम बना दिया हुआ है। नॉलेज बेस्ड नहीं बनाया, नॉलेज बेस्ड नहीं। जो बच्चा बस अच्छी इंग्लिश बोल ले, मुंह टेढ़ा करके उसको सिखा दिया जाए, तो उससे हम बड़ा इंप्रेस हो जाते हैं। अब आप खुद देख लें कि 1100 में से 1000 से भी ज्यादा नंबर लेने वाले बच्चे हैं, लेकिन जब उनसे आप गुफ्तगू करें, जनरल नॉलेज की बात करें, एप्लीकेशन लिखवाने की कोशिश करें, तो दे हैव नथिंग। तो गोया के नंबर गेम पे इम्तिहानी निजाम ऐसा है कि नंबर लिए जा रहे हैं, उनके अंदर नॉलेज और स्किल ये पैदा नहीं की जा रही। तो इसके लिए पूरा एक सिस्टम, उसको रिवाइज करने की जरूरत है। बैसियत उस्ताद, बैसियत प्रिंसिपल, ये मैं महसूस करता हूं कि मीडियम के ऊपर गौर करने की जरूरत है, नजरसानी करने की जरूरत है। जिस मीडियम के जिस इस कौम के बच्चे हैं, उस मीडियम में तालीम को दें। उस मीडियम में तालीम जब तक नहीं देंगे, तब तक हमारे बच्चे उस स्किल को हासिल नहीं कर पाएंगे। अब मैं मिसाल देता हूं कि मेरे कॉलेज में अगर 500 बच्चा फर्स्ट ईयर में दाखिल होता है, तो सेकंड ईयर पास करते करते वो 25% बच्चे रह जाते हैं। और उसकी सबसे बड़ी काज, मैंने अपने टीचर से एमफिल का थीसिस करवाया इसके ऊपर, तो नतीजा क्या निकला कि सबसे बड़ी काज वो इकोनॉमिक कंडीशन सेकंड पोजीशन पर आई। पहले नंबर पर जो सबसे बड़ी काज थी वो इंग्लिश थी। इंग्लिश से हमारे बच्चे इतने एलर्जिक थे। तो इसके ऊपर भी मैं समझता हूं हमारे पॉलिसी मेकिंग जो करने वाले हैं अहबाब, उनको नजरसानी करने की जरूरत है। फिर जो हमारे दो तरह के मीडियम स्कूल चल रहे हैं और कॉलेज तालीमी इदारे चल रहे हैं, एक प्राइवेट सेक्टर में, एक गवर्नमेंट सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर में जो है कैरेक्टर बिल्डिंग की तरफ तवज्जो नहीं है और उसके ऊपर फैसिलिटेशन ज्यादा है। गवर्नमेंट सेक्टर में फैसिलिटेशन कम है और कैरेक्टर बिल्डिंग की तरफ तवज्जो देने की कोशिश की जाती है। तो ये जो गैप है दोनों के दरमियान, इन दोनों गैप को कम करने की या क्लोज करने की जरूरत है। फिर अगर अगर हम हायर एजुकेशन की बात करें, तो हायर एजुकेशन की तरफ हम जाएं, तो वहां जो आजकल एमफिल हो रहे हैं, वो आपको पता ही है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में जो एमफिल करने वाले हैं वो कौन है? वो शौक से करने वाले 5 और 10% हैं। मेजॉरिटी कौन से हैं? जिनको 5000 पर मंथ का लालच है, और उनके फिर तहकीक का, थीसिस का जो मयार है वो फिर मैं भी जानता हूं और हर बंदा वो जानता है जो इस काम से मुंसलिक है। तो ये मैं समझता हूं कि इस तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। जी बिल्कुल, आपने सर बहुत बहुत अहम जो मसाइल हैं वो गिनवाए हैं, जिनमें एक बड़ा मसला जो है वो नसाब सेम होना चाहिए, और दूसरा मीडियम की आप बात कर रहे थे कि बहुत सारे बच्चे जो हैं हमारा वो सिर्फ ट्रांसलेशन पे तवज्जो दे बैठते हैं, और जो असल में किताब क्या कह रही है आपको, जो नॉलेज वो देना चाह रही है, जो ज्ञान वो बांट रही है,
उस पे हमारा जो ध्यान जो है वो बच्चों का नहीं जा पाता है, जिसकी वजह से हम बिल्कुल पीछे रह जाते बिल्कुल हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह बहुत रहे अच्छी बात की है सर आपने। अच्छा सर, असद सलीम शेख साहब, सर आपकी माशाल्लाह 20 किताबें आ चुकी हैं और बहुत अच्छी कामयाब किताबें हैं। हैं। तो एक आप चीज का ख्याल आने वाली रखिएगा कौन। मेरे ख्याल में, जी जी। एक चीज का ख्याल रखिएगा मेरे ख्याल में, मेरी जो बैटरी है वो भी डाउन होती जा रही है, तो शायद वो अब टाइम मेरे ख्याल में। जी जी, बस आखिरी आखिरी क्वेश्चन में पूछना चाहूंगा कि आने वाली कुतुब कौन सी हैं, आप कौन कौन सी किताबें आ रही जी, मेरी जो किताब आजकल जेर तबा है, जिसका मैंने अभी जिक्र हैं? जी किया जी कि वो अभी इन्हीं लॉकडाउन के दिनों में ही वो आइडिया भी आया, और जी। हर चीज लॉकडाउन थी लेकिन ज़ेन खुल गया उसको ओपन कर दिया गया। तो वो शजर कहानी दरख्तों से मुकालमे, उसमें जो मेरे जी कॉलेज जी। में कुछ दरख्त थे मैंने उनसे मुकालमे किए। माल रोड लाहौर के ऊपर जो सिंबल का एक दरख्त था उससे मुकालमा किया। शाह बलूत का दरख्त जो लारस गार्डन बागे जनाब में उससे मुकालमा किया। टेक्सोडियम के 2 नायाब दरख्त हैं जो पाकिस्तान में और इस तरह के नहीं हैं, ये डफर जंगल मंडी बहाउद्दीन है, उनसे मुकालमा किया। हाँ बागे सफा में जो अमरूद और अनार के बागात हैं उनसे मुकालमा किया। ज़ियारत कोयटा में हाँ। जो सनोबर का दरख्त है वहाँ, वो हज़ारों साल कदीम, उनसे मेरे मुकालमे हैं। जो आज़ाद जम्मू कश्मीर रावलाकोट मंजूसा झील के किनारे देवदार, ब्याड़ और चीड़ के दरख्त हैं, उनसे मुकालमे हैं। तो इस तरह के दरख्तों से मेरे मुकालमे हैं, और गुफ्तगू की शक्ल में उनकी उनका कल्चर, दरख्तों की साइंटिफिक और मेडिकली जो बेनिफिशरीज हैं, वो सारी डिस्कस की हैं। और मेरा ख्याल है कि ये भी किताब मुझे लिखने का एक बड़ा मजा आया है। जी, जी, बहुत दिलचस्प किताब होगी, उम्मीद है कि जल्द ये हमें दस्तयाब होगी। अच्छा सर, इंशाल्लाह। आपकी बैटरी भी लो हो रही है, तो जाते-जाते जो दोस्त हमारे साथ हैं, मैं उनका नाम लेना चाहूँगा। राजकुमार हंस साहब हैं, ये हमारे साथ रहे हैं। राना फरीद साहब हैं, वो कह रहे हैं कि जी असद साहब हमारे शहर का बड़ा मान है। और धर्म गुराया साहब बड़ी तारीफ़ कर रहे थे आपकी, कि आपके रिसर्च ये वर्क के ये बारे में ये बात कर धर्म रहे सिंह थे। गुराया साहब वही मेरे दोस्त हैं अमेरिका वाले, जिनका मैंने जिक्र किया कि जिन्होंने इंग्लिश में अच्छा, अच्छा। गुरमुखी में दुल्ला भट्टी किताब मुरत्तब की। इनकी 4-5 जी, किताबें जी। और भी हैं। ये पंजाबी जी, ज़बान जी। और सकाफ़त पे बड़ा माशाल्लाह इश्क रखते हैं। तो आजकल ये पिछले 2 महीने 3 महीने पहले मेरे पास आए हुए थे। तो यहाँ से ये जी, इंडिया जी। गया, इंडिया से इन्हें अमेरिका जाना था। तो वो लॉकडाउन की जी, वजह जी। से और ये वहाँ फँस गए हैं, वरना ये फिर चले जाएँगे वापस इंशाल्लाह। चलें, आपके हवाले से अगर हमें मौका मिला, तो उन्होंने वक़्त दिया, तो हम उनसे भी बात करेंगे उनके काम पे। जी, बिल्कुल, मोहम्मद ज़रूर, वहीद ज़रूर करें, साहब ज़रूर हैं। करें। जी, जी। और कैसर शाह साहब हैं, और बहुत सारे दोस्त हैं हमारे साथ जो जुड़े हुए थे। सर असद साहब, बातें तो और भी काफ़ी सारी हो सकती हैं, आपने माशाल्लाह इतना काम किया है। खुदा करे कि आप इसी तरह काम करते रहें अच्छा, और आपकी अच्छी-अच्छी किताबें इन्फॉर्मेटिव और इस तरह की किताबें, तहकीकी काम आपका हमारे सामने आता रहे। एक दफ़ा हम आपका दोबारा से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने इतनी सराहसल गुफ्तगू की, और यकीनन सुनने वालों को बहुत मज़ा आया होगा, उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, उन्हें मोटिवेशन मिली होगी काम करने की और किताबें पढ़ने की। हम आपके शुक्रगुज़ार हैं सर, आपने वक़्त दिया। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आपको खुश रखे जी, बड़ा जी, अच्छा लगा मुझे आपसे गुफ्तगू करते हुए। इंशाल्लाह फिर भी राब्ता जी। रहेगा आपसे। बहुत जी, शुक्रिया। ओके। जज़ाक अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़।